कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? ना ही आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और ना ही लाइक आ रहे हैं। अगर कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कहानी को आगे बढ़ा दूँगी। लेकिन अगर पसंद आ रही है तो मेरी 40 मिनट की मेहनत के बदले आप लोग जस्ट अ सेकंड निकाल कर एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। और इस समय तो मैं डेली 11 बजे ही वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ, तो टाइम का भी कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप 11 बजे चैनल पर चेक कर सकते हैं। डेली वीडियो 11 बजे ही चैनल पर पब्लिक होती है। अगर आप लोग लाइक्स और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब रीच थोड़ी अच्छी भेज देता है, जिससे व्यूज़ डेली 10K तक चले जाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है बोनस पार्ट बनाने का। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल पर अपना प्यार बनाए रखेंगे। अंगद स्नेहा के ऊपर झुक रहा था और स्नेहा की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। अंगद अब उसकी गर्दन पर झुका और अपने होठों से उसके गर्दन को चूमने लगा, तो स्नेहा की हल्की सी सिसकी निकल गई। वो जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप अंगद जी? प्लीज़ छोड़िए ना मुझे, मैं बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन अब आप तो मुझे नीचे ही नहीं जाने दे रहे। नीचे सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, प्लीज़ मुझे छोड़िए ना। अंगद ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, लेकिन अब मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ने का, और तुम्हें सोच समझकर मेरे पास आना चाहिए था ना। अब खुद शिकार शिकारी के पास आकर कहेगा कि मेरा शिकार कर लो, तो शिकारी भला उसे कैसे ही छोड़ दे। अब तो शिकार होगा और बहुत अच्छे से होगा। उसकी बातें सुनकर स्नेहा की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इससे पहले कि अंगद कुछ करता, अचानक ही रूम का दरवाज़ा पूरा खुला और संगम भागते हुए अंदर की तरफ आया। उसे देखकर स्नेहा और अंगद दोनों के होश उड़ गए थे। अंगद तुरंत से ऊपर उठ गया और स्नेहा के चेहरे पर हंसी तैर गई। वो भी खुद को संभालते हुए बिस्तर पर उठकर बैठी। वहीं संगम ने जल्दी से अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा स्नेहा माँ और डैड, ये क्या बात होती है? आपको इतना नहीं पता है क्या? ये सब करने से पहले रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं। अंगद ने उसे घूर कर देखा और बोला, अच्छा तुम्हें बहुत पता है, ज़रा बताना तुम्हें ये सब किसने बताया? संगम मुंह बनाते हुए बोला, ये तो कॉमन सेंस है डैड, सब में होती है, पता नहीं आप में क्यों नहीं है। अंगद अब उसे और भी ज़्यादा घूर रहा था। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन स्नेहा ने जल्दी से आकर संगम को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बिस्तर पर आ गई। अंगद उसे देखते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुम्हें, संगम को अपनी गोद में मत उठाया करो, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है तुम्हें। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, आपको लगता है कि संगम का वजन ज़्यादा है? आपको पता है बिल्कुल हल्का सा है वो। ज़्यादा वजन बोलकर मेरे बच्चे को नज़र मत लगाइए और जाइए, जाकर कहीं और शिकार कीजिए। मेरा मतलब है जाकर नहा लीजिए। अंगद उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था और अब स्नेहा मुंह दबाकर हंसने लगी थी। संगम जल्दी से बोला, कि आप क्या बातें कर रही हैं स्नेहा माँ, भला डैड शिकार पर क्यों जाएंगे? स्नेहा मुस्कुराते हुए बोली, आपके डैड को आजकल शिकार करने का बहुत शौक चढ़ा है संगम बेटा, इसलिए अभी वो शिकार पर ही जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक से आप आ गए और आपके डैड का शिकार खाने का पूरा प्लान फेल हो गया। पर आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं? संगम ने स्नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अंगद की तरफ देखा और बोला, डैड आप तो बड़े कच्चे शिकारी निकले, शिकार ऐसे नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अंगद चिढ़ते हुए बोला, दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे बजाने में लगे हो। अगर मैं तुम दोनों को रास्ते पर लाने में आया ना तो तुम दोनों बहुत पछताओगे। स्नेहा और संगम एक बार फिर से मुंह दबाकर हंसने लगे थे। अंगद ने अब चिढ़ते हुए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चला गया। अंगद की इस हरकत पर स्नेहा और संगम की हंसी और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। संगम अब स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा माँ नीचे चलो ना, मुझे स्कूल के लिए निकलना है, लेकिन स्कूल जाने से पहले मुझे आपके हाथों से ब्रेकफास्ट करना है। स्नेहा मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, चलो नीचे चलते हैं, तुम्हारे डैड भी रेडी होकर नीचे आ जाएंगे। ये बोलकर वो बिस्तर से उठी और फिर संगम के साथ नीचे की तरफ आ गई। उसने पहले संगम को ब्रेकफास्ट करवाया और फिर उसे लेकर बाहर पार्किंग एरिया में आ गई।
उसने उसे आराम से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी संगम के स्कूल के लिए निकल गई। वो वापस घर के अंदर आ रही थी कि तभी उसकी नज़र सुमित्रा जी पर गई, जो अपना पर्स लेकर बाहर की तरफ जा रही थी। स्नेहा ने उन्हें रोकते हुए पूछा, आप कहाँ जा रही हैं चाची जी? सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे सवाल कर सको? स्नेहा मुस्कुराई और बोली, स्नेहा अंगद मित्तल मैं हूँ और आप अभी तक मेरी औकात ही नहीं जानती। सच में आपकी जनरल नॉलेज बहुत बेकार है चाची जी। वेल, मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि आप कहाँ जा रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको इस तरह से जाते हुए देख ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई ना कोई कांड करने ही जा रही हैं। इसलिए आपको पहले से ही वार्निंग दे दूं कि अपनी हरकतों में सुधार कर लीजिए, वरना अंगद जी को आपके बारे में पता चला तो आप बहुत पछताएंगी। सुमित्रा जी गुस्से से बोली, अपने अंगद को तुम अपने पल्लू से बात कर रखो, पूरी दुनिया उससे डरती होगी लेकिन मैं नहीं डरती। तभी शारदा जी की आवाज़ आई, क्या हुआ, तुम किससे डरने की बात कर रही हो? सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, आप अपनी बहू से ये सवाल कीजिए भाभी, अब आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करें तो बेहतर होगा। रिश्तों की मर्यादा थोड़ी बनी रहेगी, वरना मेरा मुंह खुला तो आपको बेइज्जत होना पड़ जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन अचानक ही स्नेहा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो अपने साथ सुमित्रा जी की बदतमीजी तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती, लेकिन शारदा जी के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोली, रिश्तों की मर्यादा का लेक्चर आप ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपनी हरकतों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं और आपकी एक एक हरकत ने रिश्तों का खून ही किया है चाची जी, उनकी शोभा नहीं बढ़ाई। और रही बात बेइज्जत होने की, तो खबरदार, अगर आपने सासू माँ को कुछ भी कहा तो वो आपसे कुछ कहती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मुंह में जुबान नहीं है। आपकी जुबान खुलती है तो आप सिर्फ कड़वाहट घोलती हैं, लेकिन जब मेरी सासू माँ कुछ बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में मिठास घुल गई हो, लेकिन आप जैसे लोगों को वो मिठास कहाँ रास आती है। अब आपको जहाँ जाना है आप बेशक से जाइए, किसी को ना आपसे कोई लेना देना है और ना ही यहाँ पर कोई आपकी परवाह करने के लिए बैठा है। ये बोलकर उसने अब तुरंत सुमित्रा जी का हाथ छोड़ दिया और सुमित्रा जी उसकी तरफ देखती रह गईं। स्नेहा अब आगे की तरफ आई और शारदा जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है सासू माँ, प्लीज़ आप मेरे साथ अपने रूम में चलिए। शारदा जी सुमित्रा की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो धीमी सी आवाज़ में बोली, मैंने आज तक तुम्हारी कड़वी बातों का कभी कोई जवाब नहीं दिया था सुमित्रा, लेकिन मैं खुद को तो रोक सकती हूँ पर दूसरों को नहीं। अगर उन्हें तुम्हारी कड़वी बातों से इफेक्ट होगा तो वो तुम्हें जवाब भी देंगे, इसलिए बेहतर होगा अपने बोलने का लिहाज सुधार लो ताकि सच में रिश्तों की मर्यादा बनी रहे। ये बोलकर स्नेहा के साथ वो अपने रूम में चली गई और सुमित्रा जी अपनी जगह पर खड़ी रह गईं। अभी भी वो गुस्से से कांप रही थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है शारदा भाभी, अभी तो सिर्फ रिश्तों का खेल शुरू हुआ है। रिश्तों की धज्जियां उड़ाना तो अभी बाकी है और वो मैं बहुत अच्छी तरह से उड़ाऊंगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी एक रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो रेस्टोरेंट पहुंची और सीधा अंदर की तरफ आई, जहां टेबल पर एक शख्स उनका इंतजार कर रहा था और वो शख्स कोई और नहीं आयुष था। आयुष स्नेहा का भाई और निया से जो प्यार करता था। उसके चेहरे पर हल्की सी नर्वसनेस झलक रही थी। वहीं सुमित्रा जी अब उसके सामने आकर बैठी और आयुष तुरंत उनके पैर छूने लगा, लेकिन सुमित्रा जी ने अपने पैरों को साइड कर लिया और बोली, अपनी जगह पर बैठे रहो, मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ बात करने आई हूँ, इसलिए ज़्यादा ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। आयुष के चेहरे पर अब हैरानी झलकने लगी। सुमित्रा जी ने अपने पर्स में से चेक निकाला और बोली, पूरे 50 करोड़ का चेक है ये, मैंने अपने सारे गहने बेच दिए और उनसे ये कीमत हासिल की है और अब ये कीमत मैं तुम्हें दे रही हूँ और ये कीमत है मेरी बेटी का पीछा छोड़ने की। चुपचाप ये पैसे लो और मेरी बेटी की ज़िंदगी से चलते बनो। आयुष अब तक नर्वस हो रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, मैं भी बस आपसे बात करने आया था, सोचा था आपने मुझे सामने से कॉल किया है तो शायद आप मुझे जानना चाहती होंगी, परखना चाहती होंगी, लेकिन आपके तो इरादे ही अलग लग रहे हैं।
लेकिन सॉरी होने वाली सासू माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप मुझे 50 करोड़ के 500 करोड़ भी दे दो, मैं निया को नहीं छोड़ूंगा। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, मैं कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा कह दूं तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन आपकी इस हरकत से लग नहीं रहा कि आप सच में निया से प्यार करती हैं। एक तरफ निया है जो ये सोच रही थी कि अगर आप नहीं माने तो शायद वो इंतज़ार करेगी, और दूसरी तरफ आप हैं जो इस तरह की घटिया हरकत कर रही हैं। मैं ये सब निया को बताना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर उससे छुपाया तो भी गलत होगा। इसलिए अगर आपका मन करे तो आप उसे बता दीजिएगा कि आप उसके प्यार को खरीदने चली थी, वरना मैं तो बता ही दूंगा। अब चलता हूँ। ये बोलकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए और तुरंत वहां से चला गया। सुमित्रा जी ने गुस्से से जबड़े कस लिए। एक तरफ स्नेहा ने उनका जीना हराम कर दिया था, तो दूसरी तरफ आयुष भी उन्हें इस तरह से जवाब देकर चला गया था। वो गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम दोनों भाई बहनों को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम दोनों ने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। अगर मैंने भी तुम दोनों को सबक नहीं सिखा दिया तो मैं भी सुमित्रा मित्तल नहीं। दूसरी तरफ शारदा जी स्नेहा के सामने खड़ी थी और स्नेहा ने अब उन्हें सब कुछ बता दिया था। वो शारदा जी को परेशान तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुमित्रा जी का व्यवहार देखकर उसे यही लग रहा था, और शारदा जी ने अब अपना माथा पकड़ लिया था। वो बिस्तर पर बैठ गई थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस देवरानी को वो इतने चाव से मित्तल मेंशन की बहू बनाकर लाई थी, वो उनकी खुद की बहू के साथ इस तरह की कोई हरकत करेगी, इस बात पर उन्हें सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। हालांकि उन्हें सुमित्रा जी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उनके व्यवहार में आई कड़वाहट का अंदाज़ा उन्हें हो गया था, और वो शुरू से ही सुमित्रा जी को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो ज़्यादा मिलनसार नहीं है, ये बात उन्हें पता थी, लेकिन उनके मन में इतनी कड़वाहट होगी कि वो स्नेहा के बच्चे को, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी। इस बात की उम्मीद उन्हें सुमित्रा जी से बिल्कुल भी नहीं थी। शारदा जी को इस तरह से देखकर स्नेहा ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ सासू माँ, आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सब सच है। शारदा जी ने अब जल्दी से कहा, हमें ये सब अंगद को बताना होगा स्नेहा, क्योंकि एक वही है जो सुमित्रा की अक्ल ठिकाने ला सकता है। भला उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ इतनी घिनौनी हरकत करने की। स्नेहा जल्दी से बोली, नहीं सासू माँ, प्लीज़ आप अंगद जी को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें इन सब बातों के बारे में पता लगा तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। पहले ही सुमित्रा चाची और उनके बीच कुछ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं हैं। आप जानती हैं ना, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे में अगर अंगद जी को इन सब बातों के बारे में पता चला तो घर में बहुत बड़ा क्लेश हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि घर में तनाव का माहौल बने। पहले ही निया और आयुष के रिश्ते को लेकर चाची जी कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। अपनी खुशियों के लिए मैं उनकी खुशियाँ दांव पर नहीं लगा सकती। शारदा जी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे गर्व है तुम पर। एक तरफ लोग दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाते, और एक तरफ तुम हो जो दूसरों की खुशियों के लिए खुद भी तकलीफ बर्दाश्त कर रही हो। सच में तुम बहुत अच्छी हो स्नेहा, शायद इसलिए तो मेरा अंगद अपनी तकलीफ से बाहर आ रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि कब मुझे मेरे अंगद के चेहरे पर सुकून और खुशियां नजर आएंगी। शादी के कुछ दिन तक तो वो बेशक गुस्से में रहा, लेकिन अब साफ दिखता है कि वो कितना प्यार करने लगा है तुमसे। तुम दोनों का रिश्ता बस यूं ही बना रहे, किसी को इसकी नज़र ना लगे। और रही बात सुमित्रा की, तो बेशक से अंगद उसे कुछ ना कहे, लेकिन मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना है, लेकिन अगर बात मेरे बच्चों पर आई तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी स्नेहा। आज तक उसकी मनमानी देखती आई हूँ, लेकिन अब शायद मुझे उसे जवाब देना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए अब उनके चेहरे पर एकदम सख्त एक्सप्रेशंस आ गए थे। स्नेहा को एक तरफ डर भी लग रहा था कि कहीं शारदा जी सुमित्रा जी से कुछ कहें तो बात और ना बिगड़ जाए, लेकिन शायद उन्हें रोकने का यही एक तरीका है। ये सोचकर वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद भी कर रही थी। शारदा जी अब स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ अपने रूम में, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ, वरना अंगद मुझे सूली पर टांग देगा। उसने स्पेशली कहा है कि दिन में तुम्हें 2 बार जूस तो पिलाना ही पिलाना है। उसकी बात पर स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, उनका बस चले तो वो मुझे दिन में सिर्फ 2 बार नहीं बल्कि 1000 बार जूस पिलाएं सासू माँ। पता नहीं उन्हें हो क्या गया है,
कभी मैसेज करेंगे फ्रूट सलाद खाया, कभी मैसेज करेंगे जूस पिया, कभी मैसेज करेंगे दवाई ली, कभी मैसेज करेंगे कुछ जंक फूड तो नहीं खाया ना, कभी दूध पिया भी या नहीं। मैं तो परेशान आ गई हूँ उनके मैसेजेस से। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उन्हें ब्लॉक ही कर दूं। उसकी बात सुनकर शारदा जी अब हंसने लगी थी। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोली, कितना प्यार करता है वो बेचारा तुमसे, और तुम हो कि ऐसे मुंह बना रही हो। रुको तुम, अभी मैं तुम्हारी शिकायत अंगद को लगाती हूँ। स्नेहा जल्दी से बोली, ऐसा मत कीजिएगा ना सासू माँ, वरना अभी तक तो सिर्फ हिटलर बने हुए हैं, कहीं वो सिर्फ मैसेज करने की बजाय मेरे सिर पर ही बैठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले ऑफिस छोड़ छाड़ कर वो पूरा दिन घर पर ही रहने लगे और हर 10 मिनट बाद मुझसे पूछे ये खाया या नहीं, ये पिया या नहीं, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। शारदा जी अब एक बार फिर से हंसने लगी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब जाओ तुम रूम में, मैं थोड़ी देर में जूस भिजवाती हूँ। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से ऊपर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद शारदा जी पहले किचन में आई और एक सर्वेंट को स्नेहा के लिए जूस बनाने को भेजा और फिर खुद सुमित्रा जी के रूम की तरफ चली गई। उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन अभी सुमित्रा जी वहां पर नहीं थी, तो वो वापस उनके रूम से निकलने लगी। लेकिन तभी दरवाज़ा दोबारा खुला और सुमित्रा जी अंदर की तरफ आई। वो शारदा जी को अपने रूम में देखकर थोड़ा हैरान हुई। वहीं शारदा जी भी उनकी तरफ देखते हुए बोली, कहाँ गई थी तुम? सुमित्रा जी मुंह बनाते हुए बोली, कोई छोटी बच्ची तो हूँ नहीं मैं जो आपको बताती फिरूं कि मैं कहाँ गई थी, किसके पास गई थी, क्यों गई थी। शारदा जी अब तक फिर भी थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन अब उनका बिहेवियर देखकर उन्होंने भी खुद को शांत रखने की कोशिश नहीं की। वो बिल्कुल उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, ना ही तुम बच्ची हो और ना ही मैं बच्ची हूँ सुमित्रा। मुझे दिखाई तो सब कुछ पहले से ही दे रहा था, लेकिन फिर भी एक शक की गुंजाइश रखी कि शायद ये सब मेरा वहम हो सकता है, मेरी गलतफहमी हो सकती है। लेकिन नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी, बल्कि तुम ही बदल गई हो, और इस हद तक बदल गई हो कि पहले अपनी थी, अब एकदम दुश्मनों की तरह बर्ताव करने लगी हो। सुमित्रा जी व्यंग से हंसी और बोली, लगता है आपकी बहू ने आपके कान भर ही दिए। शारदा जी तुरंत बोली, मैं स्नेहा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी सुमित्रा। सुमित्रा जी तुरंत बोली, और मैं भी आपकी फालतू की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा कमरा है, इसलिए आराम से कह रही हूँ आपसे, आप चली जाइए यहाँ से। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कहूँ जो आपको बर्दाश्त ना हो, प्लीज यहाँ से चली जाइए। शारदा जी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो अंगद जिसे खुद तुमने अपने हाथों से खिलाया है, तुम उसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हो। क्या बिगाड़ा है स्नेहा और अंगद ने तुम्हारा, हाँ, जो तुम इस तरह की हरकतों पर उतर आई हो सुमित्रा? जरा सा तो सोचा होता, अंगद बेशक से मेरी कोख से पैदा हुआ है, लेकिन तुम भी तो उसकी माँ जैसी। वो बोलती रह गईं और सुमित्रा जी आगे की तरफ बढ़ गईं। उन्होंने एसी ऑन किया और बेड पर बैठकर बोली, आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा हो गई है। शारदा जी चौंक गई। वो एक बार फिर से उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ सुमित्रा। सुमित्रा जी तुरंत बोली, लेकिन मुझे आपसे बात करने में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको अपने कमरे से जाने के लिए बोल दिया है, लेकिन अगर आपको यहीं पर रहना है तो आपकी मर्जी, लेकिन ना मैं आपकी बातें सुनूंगी और ना ही आपको कोई जवाब दूंगी। शारदा जी व्यंग से बोली, जवाब तो तुम तब दोगी ना सुमित्रा जब तुम्हारे पास जवाब होगा, और अब तो मुझे तुमसे कोई जवाब चाहिए भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये फालतू की हरकतें करोगी और मैं बर्दाश्त करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये सब किशोर को बताऊंगी, क्योंकि एक वही है जो अब तुम्हें हैंडल कर सकता है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। सुमित्रा जी चिल्लाकर बोली, हाँ हाँ, अब आप मेरे पति और मेरे बीच आग लगाने की कोशिश करेंगी? पहले तो हर एक चीज पर कब्जा जमा कर बैठी हैं। इस घर में मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, सब कुछ आपके इशारों पर होता है, और अब आप मेरे पति को भी नहीं छोड़ रही, उन्हें भी अपने बस में करना चाहती हैं। शारदा जी भी चिल्लाकर बोली, सुमित्रा अपनी हद में रहो। सुमित्रा जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उनके पास आकर बोली, हद में तो आप नहीं रहती हैं भाभी, जब देखो आपको हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहिए। इस घर की एक एक चीज़ आपके पास है। ज्वेलरी के नाम पर मेरे पास क्या है? सिर्फ 2 हार। तिजोरी की चाबियां आपके पास। घर के सारे ज़रूरी कागजात आपने अपनी अलमारी में संभाल रखे हैं। हर प्रॉपर्टी या तो आपके नाम पर है या फिर आपके अंगद के नाम पर।
हमारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं। मैं सारा दिन आपकी गुलाम बनकर रहती हूँ और मेरे पति आपके पति के गुलाम बनकर रहते हैं, और अब मेरे बच्चों का भी आप वही हाल कर रही हैं, तो क्यों ना करूँ मैं कुछ? अभी आपने मुझसे सवाल किया था ना कि अंगद और स्नेहा ने मेरा क्या बिगाड़ा है? तो सुनिए, उनकी वजह से मेरे बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा, तो क्यों मैं उन्हें खुश रहने दूँ? जैसे आपने मेरे बच्चों की खुशियाँ छीन ली, मैं भी आपके बच्चों की खुशियाँ छीन लूँगी, और तभी आपको समझ में आएगा कि एक माँ का दर्द क्या होता है। उनकी बातें सुनकर शारदा जी हैरान रह गई थी। उनके अंदर इतनी कड़वाहट होगी, उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था। वो चौंकते हुए बोली, मुझे नहीं पता था सुमित्रा, तुम्हारे अंदर इतनी नफरत भरी होगी। सुमित्रा अभी भी गुरूर से बोली, अभी तो आपने मेरी नफरत देखी ही कहाँ है शारदा भाभी, अभी तो आपको मेरी नफरत देखना बाकी है। और आपको क्या लगता है कि अगर आपको सच पता चल गया तो मैं अपनी हरकतें बंद कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब तो इस सुमित्रा के अंदर जल रही आग तभी शांत होगी जब मैं भी आपकी खुशियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। जिस तरह से आपने मेरी जिंदगी हराम की है, मैं भी आप लोगों का सुख चैन सब छीन लूंगी। बहुत उम्मीद है ना आपको स्नेहा से? देखिएगा, बद्दुआ लगेगी उसे मेरी। और जैसे संगम को जन्म देते वक्त तनुश्री की मौत हुई, वैसे ही इस बार ना स्नेहा बचेगी और ना ही स्नेहा का होने वाला बच्चा। जैसे ही उन्होंने कहा, शारदा जी ने एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर जड़ दिया और सुमित्रा जी सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी। शारदा जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी पर अपना हाथ उठाए, लेकिन आज सुमित्रा जी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। वो गुस्से से सुमित्रा जी की तरफ देखते हुए बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुमित्रा, ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन शायद तुमने अपने अंदर से शर्म, लिहाज, ममता सब कुछ निकाल कर बाहर फेंक दिया है। पर अगर तुम्हारे दिल में ममता नहीं बची है, इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में माँ की ममता का मोल खत्म हो गया। मेरी स्नेहा माँ भी बनेगी, उसका बच्चा भी इस दुनिया में सही सलामत आएगा, और मेरे बच्चों की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। तुम करती रहना, बेशक से तुम्हें जो भी करना है, लेकिन अपनी हरकतों पर तुम एक दिन बहुत पछताओगी सुमित्रा, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चे तो छोड़ो, अगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता चला तो वो भी तुमसे बेइंतहा नफरत करेंगे। इसलिए अभी भी समझा रही हूँ मैं तुम्हें, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना सच में सिवाय पछतावे के तुम्हारे पास और कुछ नहीं रह जाएगा। ये बोलकर वो कुछ पल गुस्से से सुमित्रा जी की तरफ देखती रहीं और फिर तुरंत वहां से चली गईं। सुमित्रा जी अभी भी बिस्तर पर गिरी हुई अपने चेहरे पर अपना हाथ रख कर बैठी थी। आज पहली बार शारदा जी ने उन पर हाथ उठाया था। वो गुस्से से जबड़े कसते हुए बोली, आज आपने मुझ पर हाथ उठाया है। नफरत तो मैं आप लोगों से पहले से ही बहुत करती हूँ, लेकिन आज आपने इस नफरत को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। ये समझ लीजिए कि आपने आग में घी का सिर्फ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा डाल दिया है, और अगर अब इस आग ने आपको और आपके पूरे परिवार को जलाकर राख नहीं कर दिया तो मैं भी सुमित्रा मित्तल नहीं। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर बेहद शैतानी एक्सप्रेशंस थे। वहीं स्नेहा अपने रूम में बैठी थी और अपने फ़ोन पर एक हिंदी बुक पढ़ रही थी। वो एक रोमांटिक बुक थी जो ऑनलाइन किसी एहसास ने पब्लिक की थी, और उसे पढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल थी। रूहानी नाम की एक लड़की जिसकी ज़िंदगी बेरंग सी थी, एहसास नाम के एक इंसान ने उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया था। उनका प्यार सच में कोई रूहानी एहसास था, जिसे पढ़ते हुए स्नेहा को भी अपने अंदर एक गुदगुदी सी महसूस हो रही थी। फिलहाल वो जूस पी रही थी, लेकिन जूस से ज़्यादा मीठा तो उसे रूहानी और एहसास का प्यार लग रहा था। और तभी उसका फ़ोन बजने लगा। स्नेहा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि वो इतना अच्छा चैप्टर पढ़ रही थी, लेकिन अंगद के फ़ोन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं अंगद, जो अभी अभी अपने केबिन में आकर बैठा था, पिछले 2 घंटे से वो मीटिंग में था, इसलिए स्नेहा को कॉल नहीं कर पाया था। पर अब जब उसने कॉल किया और सामने से स्नेहा ने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने दोबारा स्नेहा को कॉल किया और इस बार भी स्नेहा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अंगद गुस्से से लाल होते हुए बोला, आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉल रिजेक्ट करने की? इसे तो मैं बताता हूँ। ये बोलते हुए उसने अब स्नेहा को दोबारा कॉल किया।
इस बार स्नेहा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और मुंह बनाते हुए बोली, क्या बात है अंगद जी, इतना फ़ोन कौन करता है? अगर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया है तो समझ लीजिए ना, मैं कुछ कर रही हूँ। कितनी मुश्किल से तो रूहानी और एहसास मिले हैं, लेकिन आपको तो अपना क्या दूसरों का प्यार भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना क्यूट मोमेंट चल रहा था। एहसास ने रूहानी को गिफ्ट दिया था। कभी आपने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है? जो आपको पता होगा कि जब एक पति एक पत्नी को गिफ्ट देता है तो कितना अच्छा लगता है। खुद तो कुछ करते नहीं हैं और मुझे दूसरों का भी नहीं पढ़ने देते। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अंगद अपने फ़ोन की तरफ देखता रह गया। उसने फ़ोन तो स्नेहा को ये सोचकर किया था कि वो उसे बहुत सुनाएगा, लेकिन यहाँ तो स्नेहा ही उसे सुनाकर फ़ोन काट चुकी थी। वहीं स्नेहा को फ़ोन काटने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि उसने अंगद को कितना कुछ सुना दिया। वो खुद से बोली, हे भगवान, अब पता नहीं मेरा क्या ही होगा। ये तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। ये तो वैसे ही मुझे नहीं छोड़ते हैं। गुस्सा तो इनकी नाक पर बैठा रहता है और अब तो मैंने सामने से इनसे पंगा लिया है। अब पता नहीं ये एनाकोंडा मेरा क्या ही हाल करेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने तुरंत अंगद को कॉल किया, लेकिन इस बार सामने से अंगद ने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, बस आ गए अब एटीट्यूड में। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन इन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं। पर अब मैं क्या करूँ? ये बोलते हुए उसने वापस अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ पर वो बुक खुली हुई थी, लेकिन अब उसका वो बुक पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहाँ पर दोपहर के 3 बज चुके थे और 4:30 बजे मेहमान आने वाले थे। हाँ, आज मित्तल मेंशन में कुछ मेहमान आने वाले थे, जिनके बारे में सिर्फ अंगद को पता था, क्योंकि अंगद ने उन मेहमानों के बारे में स्नेहा या फिर बाकी किसी फैमिली मेम्बर को कुछ नहीं बताया था। बस ये कहा था कि कुछ मेहमान आएंगे जिनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो बिस्तर से उठी और फिर फ्रेश होकर नीचे की तरफ आ गई, जहाँ शारदा जी किचन में मेहमानों के लिए स्नैक्स वगैरह बनवा रही थी। स्नेहा मुस्कुराते हुए आगे आई और बोली, क्या मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूं सासू माँ? शारदा जी ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप जाकर आराम करो। अगर कुछ खाना है तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। अगर आराम करने ऊपर जाना है तो तुम्हारी मर्जी, और अगर संगम के कमरे में जाना है तो भी तुम्हारी मर्जी। स्नेहा उनकी बात सुन रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने कांच के बाउल पर गई, जिसमें इमली की चटनी डालकर रखी गई थी, जो स्नैक्स के साथ सर्व की जाने वाली थी। वो आगे की तरफ आई और उसने एक चम्मच में थोड़ी सी चटनी ली और उसे टेस्ट किया। वो चटनी उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। वो जल्दी से बोली, क्या आप मुझे खाने के लिए ये थोड़ी चटनी दे सकती हैं सासू माँ? शारदा जी ने उसकी तरफ देखा और बोली, सिर्फ चटनी खाओगी? स्नेहा ने तुरंत कहा, चटनी खाने का ही मन कर रहा है। शारदा जी ने अब अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, अकेली चटनी तो मैं तुम्हें नहीं खाने दूंगी। स्नेहा का मुंह बन गया। उसे कितनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी वो खट्टी मीठी इमली की चटनी खाने की, लेकिन शारदा जी ने तो साफ साफ मना कर दिया था। और फिर दूसरे ही पल शारदा जी अब वापस सर्वेंट के साथ बिजी हो गई। तो स्नेहा ने तुरंत वो बाउल अपने हाथ में उठाया और फिर उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा कर संगम के रूम में चली गई। संगम स्कूल से कुछ देर पहले ही आया था, तो अब फिलहाल वो सो रहा था। स्नेहा उसके पास आकर बैठी। जल्दबाजी में वो किचन से चम्मच भी नहीं लेकर आई थी, इसलिए अब वो अपनी उंगलियों से ही वो चटनी साफ किए जा रही थी। वो चटनी उसे सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। उसने लगभग से आधे से ज़्यादा चटनी खा ली थी और तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सामने अंगद खड़ा था। अंगद को देखते ही स्नेहा ने तुरंत चटनी वाला वो बाउल अपने पीछे छुपा लिया। अंगद उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ऊपर हमारे रूम में ढूंढ रहा था। स्नेहा हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों क्यों ढूंढ रहे थे? अंगद आगे की तरफ आया। उसकी पॉकेट में कुछ था जो वो स्नेहा को देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो चीज़ वो स्नेहा को कैसे ही दे। वहीं स्नेहा के चेहरे पर वो सवालिया एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो गए थे और फिर अचानक ही उसका मुंह बनने लगा। उसने बहुत सारी इमली की चटनी खा तो ली थी, लेकिन अब उसे अजीब लग रहा था। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उम्मीद जैसा फील हो रहा था। उसके बिगड़ते हुए एक्सप्रेशंस देखकर अंगद का हाथ उसकी पॉकेट में ही रह गया। वो जल्दी से आगे की तरफ आया और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?
स्नेहा तुरंत अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई और उसके वहां से उठते ही अंगद अभी उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र स्नेहा के पीछे रखे हुए उस बाउल पर गई जिसमें इमली की चटनी अभी भी थी और उसे देखते हुए वो सारा माजरा समझ गया। अब उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। जब भी स्नेहा को वोमिट आई थी तो अंगद उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाता था, लेकिन इस बार वो वॉशरूम में नहीं गया। वो वहीं बाहर खड़ा था और स्नेहा अकेली वॉशरूम में थी। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली और उसकी नज़र अंगद पर गई। वो खुद हैरान थी कि अंगद वॉशरूम के अंदर क्यों नहीं आया। उसने अब दूसरी नज़र बेड की तरफ डाली जहाँ पर वो चटनी वाला बाउल था, लेकिन अब वो बाउल वहाँ से गायब था। स्नेहा के चेहरे पर अजीबोगरीब एक्सप्रेशंस थे। वो यही याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने पक्का वो चटनी वाला बाउल अपने पीछे रखा था ना, कहीं उसने नीचे तो नहीं रखा था। पर नीचे भी अभी उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ अंगद जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अंगद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या ढूंढ रही हो? स्नेहा हड़बड़ाकर बोली, कुछ कुछ भी तो नहीं, मैं क्या ढूंढूंगी, कुछ भी नहीं। अंगद उसके पास आया और फिर अपने पीछे से बाउल निकाल कर उसके सामने बढ़ाते हुए बोला, ये नहीं ढूंढ रही तुम? स्नेहा ने अब बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, सॉरी अंगद जी। अंगद एकदम सख्ती से बोला, सीरियसली तुम्हें लगता है ये छोटी सी सॉरी बोलकर तुम बच जाओगी? सीरियसली स्नेहा, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम जानती हो ना प्रेगनेंसी में ये सब खाना तुम्हारे लिए कितना अनहेल्दी है, लेकिन फिर भी तुम हो कि मेरी बात मानने को राजी नहीं। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, जानती हूँ प्रेगनेंसी में ये खाना ठीक नहीं, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि प्रेगनेंसी में यही सब चीज़ खाने का तो मन करता है अंगद जी। जब से मैंने वो चटनी वाला बाउल देखा है मैं ही जानती हूँ कि इतना पानी तो मैंने पूरी ज़िंदगी पिया नहीं जितना मेरे मुंह में इकट्ठा हो रहा था। अगर थोड़ी सी चटनी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद गुस्से से बोला, थोड़ी सी चटनी? अभी वो बोल ही रहा था कि शारदा जी वहाँ पर आई और स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा तुमने चटनी वाला बाउल देखा क्या? इतनी सारी चटनी बनाकर बाउल में डाली थी पर पता नहीं अभी कहाँ गई। स्नेहा जो उनकी आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगी थी, अब उनकी पूरी बात सुने बिना ही उसने वापस अंगद की तरफ देखते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लिया था और शारदा जी भी चुप हो गई थी। उनकी नज़र अंगद के हाथ में पड़े हुए बाउल पर थी। वो आगे की तरफ आई और उस बाउल की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या, ये बाउल यहाँ पर क्या कर रहा है? और इसमें जो चटनी थी वो कहाँ गई? ये तो बस थोड़ी सी है, मैंने तो इतनी सारी चटनी बनाई थी। ये बोलते हुए उन्होंने स्नेहा की तरफ देखा और उसका झुका हुआ चेहरा देखकर वो सब समझकर उन्होंने अपना माथा पीट लिया। वो स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, तुमने क्या किया स्नेहा? अगर तुम्हें चटनी खानी थी तो ठीक है, एक आध चम्मच खा लेती, लेकिन इतनी सारी? ये बोलते हुए अब उनकी नज़र स्नेहा के हाथ पर गई जहाँ उसकी उंगलियां भी रेड हो चुकी थीं। चटनी में थोड़ा सा फूड कलर डाला हुआ था और साथ में बहुत सारी इमली, तो उसकी उंगलियों का रंग भी एकदम लाल हो गया था। स्नेहा एक बार फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, सॉरी सासू माँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाई, वो चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। शारदा जी ने अब अंगद की तरफ देखा और बोली, रहने दो अंगद, स्नेहा पर प्लीज़ गुस्सा मत करना, जानती हूँ उसने गलती तो की है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल तो मुझसे कुछ मत कहना और ये मुझे बाउल दो। अंगद मुँह बनाते हुए बोला, नहीं नहीं, आपको कैसे दे सकता हूँ, अभी तो किसी और को चटनी खानी होगी ना, तो ये इसे दे दीजिए। ये बोलकर उसने स्नेहा का हाथ आगे खींचा और फिर उस पर वो बाउल रख दिया। स्नेहा उस बॉल की तरफ देख रही थी जिसमें थोड़ी सी चटनी अभी भी बाकी थी और उसका तो मन कर रहा था कि वो उसे भी खा ले। गालियों और डांट से तो जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और जिस तरह से वो उस बॉल को देख रही थी, शारदा जी और अंगद को उसके इरादे साफ समझ में आ रहे थे। अब एक बार फिर से उन दोनों ने अपना माथा पीट लिया और स्नेहा उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, जस्ट एक बार टेस्ट कर लूँ क्या? वो वोमिट करने के बाद मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब हो गया है, तो बस थोड़ी सी। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और बड़ी रिक्वेस्ट भरी नज़रों से अंगद और शारदा जी को देखने लगी। खुद अंगद और शारदा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उससे क्या ही कहें। शारदा जी ने स्नेहा के हाथों से वो बाउल लिया
और चुपचाप बाहर की तरफ चली गई। स्नेहा शारदा जी को तो नहीं, लेकिन उस बॉल को अपनी ललचाई नज़रों से देख रही थी। उसके मुंह में पानी अभी भी भरा हुआ था। अंगद मुंह बनाते हुए बोला, अब अगर तुम्हारा पेट दर्द हुआ ना तो मुझसे मत कहना कि कुछ करो अंगद जी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। यह बोलते हुए अंगद ने बिल्कुल उसकी तरह आवाज़ निकाली तो स्नेहा ने अब अपना मुंह और भी ज़्यादा लटका लिया और अंगद अब वहाँ से चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद स्नेहा अपने रूम में थी और मिरर के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। मेहमानों के आने का वक्त हो गया था। वो ऑलरेडी इमली वाली चटनी की वजह से लेट हो चुकी थी, इसलिए अब वो और देरी नहीं करना चाहती थी। लेकिन बार बार उसकी नज़र अंगद पर जा रही थी, जो वहीं सामने सोफे पर बैठा था और अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था। अंगद फिलहाल उससे नाराज़ था, तो वो उससे बात करना तो दूर की बात, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और उसे नाराज़ देखकर स्नेहा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब पूरी तरह रेडी होने के बाद वो अंगद के पास आई और आकर बिल्कुल उसके पास बैठ गई। अंगद ने अभी भी एक नज़र उसकी तरफ नहीं देखा, जबकि वो खुद उसकी तरफ देखना चाहता था। स्नेहा बहुत अच्छे से रेडी हुई थी, लेकिन उसने खुद पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। स्नेहा ने अब उसके घुटने पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियों से हल्का हल्का उसके घुटने पर टैप करने लगी। अंगद बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, तुम्हारी ये हरकतें यहाँ काम नहीं करने वाली। स्नेहा उसके थोड़ा और करीब हुई और उसके गाल पर अपना हाथ रख कर बोली, प्लीज़ अंगद जी, मेरी तरफ देखिए तो सही, कम से कम मुझे ये तो बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अंगद उसकी इस बात पर तो उसे देखने के लिए और भी ज़्यादा बेताब हो उठा, लेकिन फिर भी उसने खुद पर कंट्रोल किया और बोला, मैं क्यों देखूं? मुझे नहीं देखना, और वैसे भी तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम जाओ जाकर अपनी मर्जी करो। अगर ये साड़ी अच्छी नहीं लग रही तो कोई और पहन लो, आजकल तो वैसे भी अपना दिमाग तुम बहुत ज़्यादा चलाने लगी हो। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, बहुत खड़ूस हैं आप अंगद जी, एक गलती क्या हो गई मुझसे? आप तो ऐसे मुँह चढ़ाकर बैठे हैं जैसे मैंने कभी कुछ अच्छा तो किया ही नहीं। अपना जो इतना ख्याल रखती हूँ उसका क्या? आपकी हर एक बात मानती हूँ, हर एक दवाई लेती हूँ। आप जितनी बार जूस, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, सब कुछ चुपचाप पी लेती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन वो सब तो आपको दिखाई नहीं देता। अपनी मर्जी से वो इमली की चटनी क्या खा ली, आप तो मुँह फुलाकर बैठ गए हैं। जाइए, अब तो मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। और हाँ, मुझे पता है मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, लेकिन आप तारीफ़ नहीं करेंगे मेरी। और वैसे भी आपने मेरी तारीफ़ कभी की भी है क्या, जो मैं आज आपसे उम्मीद रखूँ? तो जाइए, अब मुझे आपसे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है। अभी वो बोल ही रही थी कि अंगद ने अब एक नज़र उसकी तरफ देखा और बोला, हो गया तुम्हारा? स्नेहा की बोलती एकदम से बंद हो गई। अंगद एक बार फिर से बोला, हो गया तुम्हारा या फिर कुछ और बोलना है? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, कुछ नहीं बोलना, लेकिन क्या अभी भी आप कुछ नहीं बोलोगे? मेरी तरफ वैसे नहीं देखेंगे जैसे मैं चाहती हूँ? अंगद ने कुछ नहीं कहा, बस वापस अपनी नज़रें फ़ोन की तरफ घुमा ली। तो अब स्नेहा की आंखों में हल्की नमी आ गई। वो मायूस होते हुए बोली, ठीक है, मेरी किस्मत में तो वैसे भी यही लिखा है, बस आपके प्यार के लिए तड़पती रहूं, तो ओके फाइन, आप कीजिए, आपको जो करना है, मैं जा रही हूँ नीचे। ये बोलकर वो अब अपनी जगह से उठी। अंगद ने उसे जाते हुए देखा। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन फिलहाल उसने उसे नहीं रोका और स्नेहा भी अपने कदम धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा रही थी, ये सोचकर कि शायद अंगद उसे रोक ले, लेकिन अंगद ने तो उसे रोका ही नहीं और अब स्नेहा रूम से बाहर आ गई। वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या सच में अंगद जी को मेरे नाराज होने से, मेरे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नाराज हैं तो अब मैं भी आपसे नाराज हो रही हूँ, और जब तक आप मुझे मनाएंगे नहीं तब तक मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। ये बोलकर वो नीचे की तरफ आने लगी, पर सीढ़ियाँ उतरते हुए उसकी नज़र सामने दरवाजे पर गई, जहाँ से उसकी खुद की फैमिली अंदर की तरफ आ रही थी और पीछे पीछे दो सर्वेंट भी थे, जो अपने हाथों में काफ़ी सारा शगुन का सामान लेकर आगे आ रहे थे। वो सब देखकर स्नेहा हैरान रह गई। अंगद ने बताया था कि आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लेकिन वो खास मेहमान स्नेहा की फैमिली होगी, इस बात का अंदाज़ा भी स्नेहा या फिर किसी और फैमिली मेम्बर को नहीं था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।